हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो लास्ट लेक्चर से पकड़ते हैं कहानी को, जहाँ पे कहानी ख़त्म की थी। ख़त्म नहीं की थी, विराम दिया था। क्या दिया था? विराम दिया था। अभी बढ़ेंगे आगे। तो हम बात कर रहे थे, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, चंदा मामा से और पृथ्वी की दूरी की बात करते हैं, सितारों से लेके सूरज तक की दूरी की बात करते हैं, तो उसको कैसे मेजर किया जाता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में बस दूरी की बात की थी। क्या दूरी की बात की थी? कि जितना भी दूर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं अपनी जगह से बैठे बैठे उस ऑब्जेक्ट तक की दूरी को कैसे निकालूंगा। पैरालैक्स मेथड की बात की थी, कुछ एंगल्स की बात की थी और कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स की बात की थी। वहां तक आपके समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। इसके बाद अब एक बात बताओ, सर आपने बता दिया इतनी लंबी, इतनी ऊंची, इतनी दूरी को कैसे नापेंगे, ये तो हमें पता लग गया। अब एक बात बताओ, मेरे को तो नापना ही नहीं है, मेरे को क्या करना चंदा मामा की दूरी से। आप मुझे बस ये बताओ कि मुझे अगर छोटे ऑब्जेक्ट की साइज पता लगानी है, मुझे अगर बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की साइज पता लगानी है, या मुझे स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करना है, क्या स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करना है, तो क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला है जैसा कि आपने लार्ज डिस्टेंसेस में बताया था, कि जिससे मैं मेजर कर सकूं इवन एटम और मॉलिक्यूल की साइज को? क्या कुछ ऐसा जुगाड़ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है? तो भाई उन जुगाड़, इंस्ट्रूमेंट, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल अप्रोचेस सबके लिए आज बात करने वाले हैं। तो ये लेक्चर होगा कि कैसे आप एक इतने छोटे एटम की साइज पता लगाओ बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, कैसे पता लगाओ, वो आज जानने वाले। तो बात करेंगे किसकी? छोटे छोटे, क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की। और बात करेंगे किसकी? साइज पता लगानी है और दूरी पता लगानी है। किसकी? एक एटम से दूसरे एटम की भी दूरी पता लगा सकते हैं। किसमें? मॉलिक्यूल में। किसमें? मॉलिक्यूल में। तो लार्ज डिस्टेंसेस की बात हो गई थी, अब बात करेंगे स्मॉल डिस्टेंसेस की। किसकी बात करेंगे? स्मॉल डिस्टेंसेस की। चलो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है, छोटी छोटी दूरियां, छोटी छोटी दूरियों की बात करेंगे। ज्यादा बड़ी दूरी की बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी दूरियां। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक होता है मीटर स्केल दर्जी वाला, जिससे आप 10⁻³ से लेके 10⁻² तक आसानी से देख के, विजिबल करके आसानी से आप पता लगा सकते हो कितनी डिस्टेंस है। उसके बाद सर ने हमने आपको बताया था क्या, कि सर उससे अगर नीचे, क्या उससे अगर एक छोटा मेजरमेंट करना हो तो क्या उससे नीचे कुछ और इंस्ट्रूमेंट है? मीटर स्केल के बाद स्केल पे आ जाओ, नॉर्मल, उससे नाप लो। नहीं सर, मेरे को तो उससे भी छोटा नापना है। तो अरे तो एक वर्नियर कैलिपर भी तो बताया था, उससे नाप लो। नहीं 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 सर, मेरा ऑब्जेक्ट तो उससे भी छोटा है, वर्नियर कैलिपर से काम ही नहीं चलेगा। वर्नियर कैलिपर तो 10⁻⁴ तक ही बता पाता है, मेरे को तो उससे नीचे जाना है, उससे नीचे जाना है। ठीक है, चले जाओ ना, रोका है क्या मैंने? तो उससे नीचे जाना है तो स्क्रू गेज, क्या बताया था? स्क्रू गेज बताया था, जो कि 10⁻⁵ रेंज तक भी आपको एक्यूरेसी दे देगा। लेकिन नहीं नहीं सर, मेरा काम नहीं होगा, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से मेरा काम होगा ही नहीं। मेरा ऑब्जेक्ट तो 10⁻⁸, 10⁻10, 10⁻12 लेवल का है। मेरे को तो इतना छोटा देखना है, इतने छोटे एटम मॉलिक्यूल की साइज पता करनी है। बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे आपके ये इंस्ट्रूमेंट जो आप बोल रहे हो, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, बता पाएंगे ना? नहीं बता पाएंगे। इनकी रेंज तो कितनी है? 10⁻⁵ तक जा पाएगा भाई, इससे नीचे ना जा पाएगा। इससे नीचे जाना है तो दो और इंस्ट्रूमेंट हैं, वो छुपा के रखे आज के लिए। बताता हूं, चलो क्या बताता हूं। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है? पहला इंस्ट्रूमेंट है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप।
क्या है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है सर? देखो, ऑप्टिकल वर्ड से ही समझ में आ जाएगा आपको और माइक्रो से भी समझ में आ जाएगा। माइक्रो मतलब तो पता, ये तो स्केल लेवल की बात है ना, 8th क्लास 9th क्लास में ये पढ़ रहे हो ना तुम, स्केल लेवल की बात है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻10। तो ये तो सर पक्का पता लग गया कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है 10⁻10 लेवल की एक्यूरेसी से हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की साइज बता सकता है। ऑप्टिकल मतलब ये जो ऑप्टिकल है ये क्या है? लाइट वेव पे काम करता है। लाइट वेव ही तो है। कैसे सर? आपने तो बताया नहीं, आगे बताएंगे। क्या? जब इसका चैप्टर आएगा 12th क्लास की फिजिक्स में, तब बताएंगे लाइट इज अ वेव। ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ये किस पे काम करता है? लाइट पे। किस पे काम करता है? लाइट। इसे लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है भाई, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो तो आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हो? कुछ वेव है, कुछ ये जो लाइट है ना, इसी को बोलते हैं लाइट, जो तुम देख पा रहे हो। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप पे काम करता है। माइक्रोस्कोप आंखों से ही तो देखते हो, लैबों में देखा है, हॉस्पिटल्स वगैरह की लैब होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जाते होगे, पैथोलॉजी लैब, और इनमें माइक्रोस्कोप सब में वहां मिल जाता है, वो ऐसे देखते रहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ये जो है लाइट माइक्रोस्कोप, ये लाइट पे काम करता है। ठीक है। और लाइट क्या है? एक वेव है। क्या है? एक वेव है। ये तुम आगे पढ़ोगे। लाइट क्या है? लाइट जो है वेव है। क्या है? वेव है। तो ये जो वेव आधारित माइक्रोस्कोप है, इसकी रेंज कितनी हो सकती है? इसकी रेंज उतनी हो सकती है जितनी लाइट की वेवलेंथ है। जितनी लाइट की वेवलेंथ है। और लाइट की वेवलेंथ किस रेंज में वेरी करेगी? लाइट की वेवलेंथ वेरी करेगी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अब सर ये नई चीज क्या है एंगस्ट्रॉम? देखो, ये है यूनिट, याद करनी है, डेरिवेशन पे कतई ध्यान नहीं देना है कहां से आ रही है। ठीक है। कुछ चीजें याद करने की होती है, बस उनको पचा लिया करो। क्या कर लिया करो? पचा लिया करो। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू क्या? 100 सेंटीमीटर होता है। समझ गए? वो पचा रखा है ना, कहां से आया, क्यों आया, उस पर ध्यान मत देना। सिमिलरली 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। इसे भी पचा लो। ठीक है। तो सर ठीक है, एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है इस रेंज में हमें ऑब्जेक्ट की साइज बता सकता है। इस रेंज में ऑब्जेक्ट की साइज बता सकता है। लेकिन इस रेंज से सर मेरा काम नहीं होगा। इस रेंज से मेरा काम नहीं होगा मतलब ये कितना है? बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 4 × 10⁻⁻7 टू 7 × 10⁻⁻7। कैसे हुआ? समझ गए ना? मल्टीप्लाई कर दिया ना इधर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दिस वन, देन 4000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 4000 इनटू दिस। ये आ गया। तो मतलब 10⁻⁻7 रेंज तक ये एक्यूरेसी से ऑब्जेक्ट्स को देख के साइज वाइज बता देगा। लेकिन सर मेरा मॉलिक्यूल जो है ना इससे भी छोटा है, क्या करूं? ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, इससे भी छोटा है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक और इंस्ट्रूमेंट है जो इससे भी छोटा बता देगा। क्या कर देगा? इससे भी छोटा बता देगा। वो क्या है? सेकंड नंबर। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन वेव्स पे काम करता है। क्या? इलेक्ट्रॉन्स वेव पे काम करता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये किस रेंज में बता सकता है? जैसे ये लाइट पे काम कर रहा था तो वो लाइट की वेवलेंथ की रेंज में बता देता था। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की रेंज में बता सकता है आपके मॉलिक्यूल का साइज। तो सर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की रेंज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की रेंज होती है अराउंड 0.6 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? अराउंड 0.6 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम तो इतना होता है, तो 0.6 एंगस्ट्रॉम कितना हुआ बताओ? 0.6 × 10⁻⁻
10 और व्हाट यू कैन राइट 6 into 10 to the power minus बताओ 11। तो इस रेंज तक ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको आपकी डिस्टेंस और किसी भी मॉलिक्यूल की साइज को बता सकता है। समझ गए? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो गई, लेकिन सर मैं हूं गरीब आदमी, मेरे को ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहां से आएगा? और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, अच्छा पहले तो छोड़ो सब कुछ इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल, सबसे पहली बात तो सर ये कि मुझे क्या करना इतना छोटे एटम का साइज निकाल के। मैं अच्छा खासा फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहा हूं, आईआईटी का पेपर दूंगा, आईआईटी में जाऊंगा, अच्छा हॉस्पिटल में जाऊंगा, नीट का पेपर दूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, अच्छा बन जाओगे ठीक है, लेकिन ये अभी तो आप पढ़ रहे हो, मान लो कहीं काम नहीं आ रहा तुम्हारे, लेकिन जब आप आगे जाओगे हॉस्पिटल में पढ़ोगे डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए, आईआईटी में जाके पढ़ोगे, तो वहां पे आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना रहेगा, फिर रिसर्च में भी चले जाओगे, आगे मास्टर्स करोगे और आगे पीएचडी भी करोगे तो रिसर्च में जाओगे, और जहां पे आपको छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल का क्या पता करना पड़ेगा? साइज पता करना पड़ेगा। फिर क्या काम आएंगे? यही काम आएंगे। फिर कौन काम आएगा? ये फाउंडेशन कोर्स काम आएगा। ये थोड़ी ना कोई तुम्हें बताएगा कैसे साइज निकालेंगे, हाँ बता रहे हैं, ध्यान से देख लो, काम की चीज है तुम्हारे, बार बार थोड़ी आएगी। लेकिन सर देखो, मेरे को तो मान लो मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास उतना फंड नहीं है, मान के चलो मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास उतना फंड नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खरीद लूं, या मेरा इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एफर्ट कर पाए। सर ऐसा कोई जुगाड़, अरे करोड़ों की मशीन है, ऐसा कोई जुगाड़ बताओ कि बिना इंस्ट्रूमेंट के मैं अपने मॉलिक्यूल का साइज निकाल लूं। क्या कोई ऐसा जुगाड़ हो सकता है कि इसकी जरूरत ही ना पड़े, मैं और एक छोटे से मॉलिक्यूल जिसकी रेंज 10 to the power -11 -12 -13 तक जाएगी, उसका साइज निकाल लूं बिना इस इंस्ट्रूमेंट के? क्या कुछ ऐसा जुगाड़ है? यस, ऐसा जुगाड़ है। यही है जुगाड़ तगड़ा वाला, जो अभी बताने वाला हूं उस पे करना है फोकस, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन से ही निकाल लोगे। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, घर पे बैठ के भी वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बस जो केमिकल चाहिए छोटा वो तो कहीं भी मिल जाएगा, बस उसी से तुम घर बैठ के किसी भी मॉलिक्यूल का साइज निकाल सकते हो। ना कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत, ना करोड़ों की मशीन खरीदने की जरूरत। निकालेंगे कैसे? बात बड़ी बड़ी करते हो सर, बताओ पहले क्या करो, पहले बताओ, चलो पहले बताओ, बताते हैं क्या करते हैं, बताते हैं। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, एक दो छोटा सा केमिकल लेना है और उसी से जुगाड़ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी से जुगाड़ बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं केमिकल बता रहा हूं वही केमिकल के लिए मॉलिक्यूल की साइज निकलेगी। कोई भी हो, क्या कोई भी हो, जो एग्जांपल ले रहा हूं वो देखना ध्यान से। फॉर एग्जांपल, फाइंड द मॉलिक्यूल size, find the molecule size of oleic acid. Find the molecule size of oleic acid. Oleic acid की मॉलिक्यूल की साइज निकालनी है, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज निकालनी है। तो सर ये जो ओलिक एसिड है या कोई भी एसिड या कोई भी सब्सटेंस है, उसकी मॉलिक्यूल की साइज निकालनी है। तो पहली बात तो ये कि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। क्या कंसंट्रेटेड फॉर्म में मतलब इसके पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है। क्या बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है? मेरे को बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो एक मॉलिक्यूल चाहिए जिसकी मैं साइज मेजर कर सकूं। मेरे को तो बस एक मॉलिक्यूल चाहिए। तो वो मॉलिक्यूल आएगा कहां से? देखो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। पहले तो सर एक काम करो, इसको कैसे भी डाइल्यूट कर दो, कैसे भी इसका कंसंट्रेशन कम कर दो, जिससे कि इसमें जो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं कम से कम इतने ही रह जाएं।
कम से कम इतने ही रह जाएं, फिर मुझे थोड़ी आसानी रहेगी मॉलिक्यूल फाइंड करने में और मैं वहां से साइज निकाल लूंगा। चलो पहले तो इसका क्या करें, कंसंट्रेशन कम करें, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम करो, कैसे भी करके डाइल्यूट करना है, ठीक है। तो इसको डाइल्यूट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट डाइल्यूट ओलिक एसिड। कैसे डाइल्यूट करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड लेना है। कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो वॉल्यूम लेना है वो कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, किसका, ओलिक एसिड का। फिर इसको मिला देना किसमें, डिजोल्व, क्या कर देना, डिजोल्व कर देना इन एल्कोहल, क्या, एल्कोहल। एल्कोहल सुन के कुछ गलत मत समझ लेना, ये वो वाला एल्कोहल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये कौन सा एल्कोहल है, ये आईपीए टाइप एल्कोहल है, क्या, आइसोप्रोपाइलिन एल्कोहल, उस टाइप का एल्कोहल है जिसको लेबोरेटरी में जनरली यूज किया जाता है, क्लीनिंग में भी और अदर सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं इसको, वॉशिंग वगैरह में इसमें ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को डिजोल्व करा एल्कोहल में और उसे बना दिया कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर को डिजोल्व करे एल्कोहल में और 20 सेंटीमीटर क्यूब बना दिया, मतलब 19 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या, एल्कोहल ले लिया होगा। अब सर ठीक है, इसको डिजोल्व कर दिया, मतलब अभी जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओलिक एसिड जो है इसमें कितने हो गए, कम हो गए। कितने हो गए, कम हो गए। कितने हो गए होंगे, कॉन्सेंट्रेशन अगर यहां से ओलिक एसिड का देखें तो 1/20 हो गया होगा ऑब्वियसली। कितना हो गया होगा, 1/20। ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन होल सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में कितना हुआ, 1/20। लेकिन अभी भी सर इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी करके थोड़ा और क्या कर दो, कम कर दो, कुछ भी करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ा सा और कम कर दो, ठीक है, कम कर दो। क्या करो, ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है ना, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो। क्या करो, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो सॉल्यूशन और उसको फिर से डिजोल्व कर दो। क्या, फिर से डिजोल्व कर दो, किसमें, इन एल्कोहल। फिर इसे कितना बना दो, 20 सेंटीमीटर क्यूब। पहले डिजोल्व कर दा तो 1/20 हो गया। अब फिर से इसमें से 1 निकाल के फिर इसे डिजोल्व किया तो 1/20 फिर और हो गया कम। तो टोटल कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितना हो गया, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है भाई, इनिशियली जो ओलिक एसिड लिया था वो कितना लिया था, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया था। कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अभी उसको पहले डिजोल्व किया, 20 बनाया, फिर इसमें से 1 निकाल के फिर से डिजोल्व किया, फिर 20 बनाया, मतलब 20 ये जो था ये तो एल्कोहल ही है, इसमें तो 1 जो है वो ही क्या है, ओलिक एसिड है। तो इसको क्या करा, 1/20 क्रॉस 20, ये क्या हुआ, डाइल्यूट होके इतना सा क्या आया, इतना सा फ्रैक्शन ओलिक एसिड का है। ये जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें से इतना सा फ्रैक्शन जो है वो किसका है, ओलिक एसिड का है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन द होल सॉल्यूशन विल बी 1/20 क्रॉस 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ मान लो अब तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, बहुत कम हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, बहुत कम हो गए हैं। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का साइज निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि निकल जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं निकलता है कि नहीं। तो क्या जुगाड़ होगा इसका, तो सर एक काम करते हैं, क्या करेंगे, इसको कैसे भी ना, इसकी एक कुछ भी करके एक लेयर बनानी है। क्या बनानी है, एक लेयर बनानी है। क्या बनानी है, लेयर। जिस लेयर को क्या बोल सकते हैं, मोनोमोलिक्यूलर लेयर। क्या बनानी है, कुछ भी करके ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोनोमोलिक्यूलर लेयर बनानी है।
ये मोनोमोलिकुलर लेयर क्या होती है सर, अभी बताएंगे, 2 मिनट रुक जाओ, पचा लो फिलहाल, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक लिया बीकर, क्या किया, एक लिया बीकर और उसमें भर दिया क्या, पानी, उसमें भर दिया क्या, पानी, पानी भर दिया सर, ठीक है। अब इस पानी के ऊपर एक पाउडर डाला, इस पानी के ऊपर एक पाउडर डाला और उस पाउडर का नाम है लाइकोपोडियम, क्या, लाइकोपोडियम पाउडर, क्या डाला, पाउडर डाला, ठीक है। ऐसे भुरक दिया, बुरादा सा उसके ऊपर भुरक दिया, स्प्रिंकल जिसे बोलते हैं, स्प्रिंकल कर दिया बुरादा। और ये पाउडर जो है इसको बोलते हैं क्या, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम पाउडर। सर ये क्या चीज है, सर ये लाइकोपोडियम पाउडर क्या चीज है, भाई ये एक तरह का बुरादा सा होता है, पाउडर है येलो कलर का, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पानी इसे गीला नहीं कर सकता, क्या, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, ये पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता, पानी इसे छू ही नहीं सकता, क्या, पानी इसे छू ही नहीं सकता, बोले तो सुपर हाइड्रोफोबिक है, क्या है, सुपर हाइड्रोफोबिक। इसको पानी से डर लगता है या पानी को इससे डर लगता है, एक ही बात है, ये और दो कभी मिल ही नहीं सकते, क्या, कभी मिल ही नहीं सकते। तो मेरे को तो क्या अल्टीमेटली गोल क्या है, मोनोमोलिकुलर लेयर बनाना है कैसे भी सॉल्यूशन का। तो क्या किया, सबसे पहले मैंने एक वाटर कंटेनर लिया, उसमें पानी भर दिया, उसके ऊपर से ये जो पाउडर है लाइकोपोडियम पाउडर, इसको स्प्रिंकल कर दिया, डाल दिया। तो डालने के बाद क्या है, ये जो पाउडर है ना पानी में डिजोल्व हो ही नहीं सकता, पानी में अंदर जा ही नहीं सकता, तो एक लेयर बन गया, क्या बन गया, एक लेयर बन गया। इसमें हाथ भी डालोगे ना तो हाथ भी सूखा ही रहेगा, वापस ऐसी आ जाएगा, क्योंकि पाउडर की लेयर ऐसे की ऐसे रहेगी, डिजोल्व भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया सर, मैंने एक सरफेस बना दी, मैंने एक पानी के ऊपर सरफेस बना दी, लेकिन उस सरफेस से तो मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को तो मोनोमोलिकुलर लेयर बनाना है, किसका, इस सॉल्यूशन का, इस ओलिक एसिड के सॉल्यूशन का मेरे को मोनोमोलिकुलर लेयर बनाना है। तो देखो इसके बाद ये जो सॉल्यूशन है इसको ड्रॉप वाइज डाला, क्या करा, ड्रॉप वाइज डाला, किसके ऊपर, इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर ड्रॉप वाइज डाला। मान लो लेट वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज, एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो कितना है, V, लेकिन मैंने एक ड्रॉप नहीं डाला, मैंने बहुत सारे ड्रॉप डाला, क्योंकि एक ड्रॉप में ना उतना मॉलिक्यूल कम तो रहेगा, लेकिन एक ड्रॉप को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने बड़े कंटेनर में, तो मैंने बहुत सारे ड्रॉप्स उसके ऊपर डाल दिए। और उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, मान लो n ड्रॉप था, लेट n ड्रॉप, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो गया, n इंटू वी, n ड्रॉप का वॉल्यूम n इंटू वी हो गया, ठीक है। तो मैंने इतना ड्रॉप डाला, ठीक है, ड्रॉप वॉल्यूम तो पता लग गया, लेकिन कंसंट्रेशन कितना था, ओलिक एसिड कितना था उसमें, कैसे पता लगेगा, सर ये जो कंसंट्रेशन था इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम पता लग जाएगा ओलिक एसिड का, क्योंकि ये जो V है ना, ड्रॉप डाला, इस ड्रॉप में क्या है, ड्रॉप यहीं से तो डाला था, तो इस ड्रॉप में एल्कोहल भी है, मेरे को तो ओलिक एसिड से मतलब है, मेरे को अल्कोहल से मतलब ही नहीं है। तो ओलिक एसिड कितना है उस सॉल्यूशन में, उस ड्रॉप में ओलिक एसिड है इतना, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना है उन एन ड्रॉप्स में, NV डिवाइड बाई कंसंट्रेशन 20 क्रॉस 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई इतना वॉल्यूम जो है, इतना वॉल्यूम जो है वो ओलिक एसिड का है, एन ड्रॉप का, जो इसके ऊपर लेयर पे डाला। अब जब आपने ऐसे डाला था, एक लेयर बन गई थी, और मान के चलो कि वो जो लेयर है ना वो थोड़ी सर्कुलर थी, वो जो लेयर बनी इस ओलिक एसिड की वो क्या बनी, सर्कुलर बनी, लेट्स अज्यूम इट, ओके। जनरली मान लो पानी के ऊपर ऑयल की एक बूंद डालोगे तो वो सर्कुलर ही तैरती रहती है, क्या, वो सर्कुलर सी बन जाती है, ठीक है। तो एक एज्यूम कर लो रफली कि वो सर्कुलर बन गई, ठीक है। तो मान लो वो जो लेयर बनी वो कुछ ऐसी थी,
सर्कुलर दिख रहा है क्या? फील चाहिए ना तुम लोग को भी, देखना चाहिए सर अच्छा सर्कुलर। लो ये बन गई एक लेयर, लेयर से नहीं लग रही, अब लगेगी। सर इसकी ना कुछ थिकनेस थी, इस लेयर की क्या थी? कुछ थिकनेस। इस लेयर की कुछ थिकनेस थी, मान लो टी। इस लेयर की जो थी थिकनेस वो थी टी। और जो ये लेयर है ना, इस लेयर को क्या बोलना है? मोनोमोलिक्यूलर लेयर बोलना है। बहुत ही थिन लेयर थी, इसको क्या बोलना है? मोनोमोलिक्यूलर लेयर। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल। तो ये जो लेयर थी ना, इसकी जो ऊंचाई है, जो थिकनेस है, वो एक मॉलिक्यूल के बराबर होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के बराबर ही है। दूसरा मॉलिक्यूलर आएगा तो उसे डाई मॉलिक्यूलर बोलेंगे, ये एक मॉलिक्यूलर, मोनोमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो तुम कह सकते हो सर ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसकी थिकनेस के बराबर है। ये जो मॉलिक्यूल है इसकी थिकनेस के बराबर है, मतलब इस मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू व्हाट? टी। भाई जो इस लेयर की थिकनेस है, उसी थिकनेस के बराबर ये मॉलिक्यूल का डायामीटर भी है। समझ रहे हो? तो बस थिकनेस निकाल दो, मॉलिक्यूल का डायामीटर पता चल जाएगा। डायामीटर पता चल गया तो मॉलिक्यूल का साइज पता चल जाएगा। है कि नहीं जुगाड़? आ रहा है? मजा आ रहा है? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। ठीक है, अब थिकनेस निकाल दो सर कैसे भी। थिकनेस में क्या है? एक बात बताओ, ये जो कोई लेयर बनी थी, पानी के ऊपर इतना बड़ा बीकर लिया था, मान लो पानी के ऊपर इतनी बड़ी ये लेयर बनी, तो क्या फट से कुछ स्केल विस्केल लगा के इसका डायामीटर नहीं निकाल पाओगे? मेजर कर लेना। अच्छा ये जो लेयर बन रही है उसके ऊपर, इसका डायामीटर कितना है? इसका डायामीटर कितना है? जस्ट मेजर इट। मान लो उसका डायामीटर कितना था? उसका डायामीटर कितना था? इसको भाई स्मॉल डी मान के चल लो। ठीक है, तो ये जो लेयर थी इसका डायामीटर था डी। हाँ, तो डायामीटर पता लग गया, तो पाई बाई 4 डी इसका, क्योंकि सर्कुलर है तो इसका मुझे एरिया भी पता लग गया। तो ये जो सर लेयर बनी इसका एरिया है ए। देखो इस लेयर का तुम्हें एरिया पता है, इस लेयर का तुम्हें क्या पता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड ओवर दी वाटर। मतलब इस लेयर का तुम्हें वॉल्यूम भी पता है। सर मेरे को वॉल्यूम पता है, एरिया पता है, थिकनेस निकालना है। इसमें क्या है? थिकनेस। थिकनेस कैसे निकलेगी? सबको पता है, बच्चे को पता है, वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया। वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया। भाई एरिया इंटू थिकनेस ही तो वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होता है कि नहीं? सिमिलरली तो थिकनेस कितना होगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया हो गया। हो गया। अब सर थिकनेस निकालना है। वॉल्यूम मेरे को पता था, ये रहा NV डिवाइड बाई 20 क्रॉस 20। ये तो रहा वॉल्यूम, और एरिया भी आपने बता दिया कि एरिया कितना है? A। चलो इसी के नीचे रख लो, एरिया कितना है? A। तो ये क्या आ गया? थिकनेस आ गया। किसमें? सेंटीमीटर में। तो ये जो थिकनेस है ना, ये क्या, कौन सी थिकनेस है? ये जो थिकनेस है वो इस सर लेयर की थिकनेस है, मोनोमोलिक्यूलर लेयर। मोनोमोलिक्यूलर लेयर की जो थिकनेस है ये किसके बराबर है? एक मॉलिक्यूल के डायामीटर के बराबर है। किसके बराबर है? एक मॉलिक्यूल के डायामीटर के बराबर है। तो डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे पता लग गया। डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे पता लग गया, तो सर एरिया पता लगा लूंगा मैं। क्या? साइज पता लगा लूंगा। मान लो वो स्फीयर है, मान लो मॉलिक्यूल जो है स्फीयर टाइप है, गोल है ना, बॉल की तरह है ना, मॉलिक्यूल है, तो स्फीयर का एरिया निकल जाएगा क्योंकि डायामीटर पता है, निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया, उम्दा क्वालिटी का, बेस्ट, टॉप वाला क्या है? टॉप वाला क्या है? कंसेप्ट। क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है। अगर आपसे कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया, ओलिक एसिड से मतलब थोड़ी है, कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या करोगे? सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। सबसे पहले तो उन मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम करो, कैसे भी क्या करो? कंसंट्रेशन कम करो। उसके बाद
कंसंट्रेशन कम कर दिया, मोनोमोलिकुलर लेयर बनाना है, पानी का बीकर लेना, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डालना है, फिर कुछ नंबर ऑफ ड्रॉप्स डालनी है किसकी, इस सॉल्यूशन की, यहां से साइज कैलकुलेट कर लेनी है, वॉल्यूम मेरे को पता ही है, यहां से थिकनेस निकल जाएगी, और वो जो थिकनेस है वही क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है। डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पता लग जाएगी, आराम से समझ गए। जल्दी से नोट कर लो, फोटो ले लो, जो करना है कर लो, ठीक है। इसके बाद मिटा दो भाई, हो गया। इसके बाद अब इसके बाद एक क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ये तो कंसेप्ट था, इसे क्वेश्चन मत समझ लेना, क्वेश्चन की फॉर्म में कराया है, ये क्या है, कंसेप्ट है। अब आएगा क्या, क्वेश्चन आएगी, अब क्या प्रॉब्लम, क्या आएगी, अब आएगी प्रॉब्लम, क्या आएगी, अब आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम का समाधान करना है इस कंसेप्ट के बेस पे, क्या प्रॉब्लम का समाधान करना है इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। कॉन्सेप्ट लगे ना लगे, स्केल वगैरह मैंने आपको बता दिया है, स्मॉल स्केल की आज बात कर रहे हैं। शुरुआत से ही आपको पता था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किस लिए काम आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस लिए काम आएगा, दोनों ही काम नहीं आए तो क्या काम आएगा, ये मेथड काम आएगा। क्या काम आएगा, ये मेथड काम आएगा। चलो एक क्वेश्चन सुन लो जल्दी से, क्या करो, एक क्वेश्चन सुन लो जल्दी से, सुनो, लिख नहीं रहा हूं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, सुन लो ध्यान से, ठीक है। सुनो, इफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, यू नो न्यूक्लियस पता है ना, इफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस in the range of 10 to the power minus 15 to 20 to 10 to the power minus 14, न्यूक्लियस का साइज दे के रखा है, क्या न्यूक्लियस का साइज दे के रखा है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज दे के रखा है, कितना है उसका रेंज, 10 to the power minus 15 to 10 to the power minus 14 मीटर, ठीक है। ये है न्यूक्लियस का साइज। तो भाई क्या करें इस साइज का, इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ ए शार्प पिन, स्केल अप किया गया है, क्या स्केल अप किया गया है। जैसे स्केल अप का मतलब क्या है सर, जैसे मान लो जो ड्राइंग करते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं, चित्रकार जो होते हैं, मान लो उनको तुमने एक ड्राइंग दी, क्या इतनी सी, क्या की इतनी सी ड्राइंग दी, और उसका एग्जैक्ट उन्हें बनाना है मेजरमेंट स्केल अप करके। तो इतनी सी ड्राइंग दी, लेकिन उनको इतना बड़ा बनाना है, उसको इतनी सी ड्राइंग आपने दी कि ये बना के दो, वो इतना बड़ा बनाओ, तो क्या करेंगे वो, पहले तो वो नापेंगे एक एक चीज को, अंदर जो छोटा वाला है, मान लो 1 mm कुछ डिस्टेंस था, मान लो हैंड का डिस्टेंस किसी आदमी का उस चित्र में 1 mm था, लेकिन उनको तो बड़ा बनाना है, उसमें 1 mm बनाएंगे तो वही छोटा सा बन जाएगा ना। तो उन्होंने मान के चल लिया कि ये जो 1 mm है ना, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। उन्होंने मान के चल लिया कि 1 mm जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इन्होंने क्या किया, स्केल अप किया, क्या किया, स्केल अप, स्केल को बढ़ा दिया, स्केल अप किया, कितना बढ़ा दिया, 10 टाइम्स बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 10 टाइम्स बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर टू 10 mm ना, तो 10 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब 10 टाइम स्केल अप करके ये अपने चित्र को बनाएंगे। अब जो भी उनका चित्र बनेगा, इतना दिया था, अब 10 टाइम्स बड़ा बनेगा, अगर हर स्केल को वो ये मान के चलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, स्केल अप, क्या बोलेंगे, स्केल अप, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज दिस, इज स्केल अप टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन, टिप ऑफ अ शार्प पिन, मान के चलो दिस इज अ शार्प पिन, इसका जो टिप है इसके बराबर इस जो न्यूक्लियस का साइज है उसको स्केल अप कर दिया, इस टिप के बराबर न्यूक्लियस के साइज को स्केल अप कर दिया। देखो न्यूक्लियस को तो तुम देख ही नहीं सकते, इस टिप को देख सकते हो, मतलब न्यूक्लियस को इतना बड़ा कर दिया स्केल अप करके कि वो एक टिप के बराबर हो गया, क्या, वो एक टिप के बराबर हो गया, ठीक है। तो फिर बोल रहे हैं कि अज्यूम टिप ऑफ द पिन टू बी इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 4। तो जो टिप का साइज है वो दे के रखा है, टिप का जो साइज है वो दे के रखा है, किस रेंज में है, 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 4 मीटर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है फाइंड द रफ साइज ऑफ द एटम, फाइंड द रफ साइज ऑफ द एटम, एक और बार बोल रहा हूं, फाइंड द रफ
रफ बोले तो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा ना, अप्रोक्सीमेट साइज बताओ किसका, एटम का, अप्रोक्सीमेट साइज बताओ किसका, एटम का। ठीक है, कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो ये देखो कि न्यूक्लियस का जो साइज है उसको उन्होंने कितना बढ़ाया, स्केल अप कितना किया। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था तो उसने 10 टाइम स्केल अप करके 1 mm को 1 सेंटीमीटर मान लिया था। सिमिलरली साइज ऑफ न्यूक्लियस ये है, लेकिन उसको स्केल अप करके क्या माना है, टिप की साइज का माना है। क्या माना है? टिप की साइज का माना है। और टिप की साइज कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो ये देखो कि उन्होंने कितना बढ़ा दिया, उन्होंने कितना बढ़ा दिया, कितना स्केल अप कर दिया। इसमें मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि इसके बराबर आ जाए? ऑब्वियसली बात है, 10 टू पावर -15 को 10 टू पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। तो इतने टाइम बढ़ा दिया। तो स्केल अप फैक्टर क्या है? स्केल अप फैक्टर कितना बढ़ाया? 10 टू की पावर 10 इतना बढ़ाया, 10 टू की पावर 10 टाइम्स बढ़ा दिया उसको, न्यूक्लियस को इतना स्केल अप कर दिया कि वो 10 टू की पावर 10 उसका साइज बढ़ गया। अब साइज ऑफ द एटम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइज ऑफ द एटम पूछ रहा है। लेट्स अज्यूम, हमें पता है, अज्यूम जो साइज ऑफ एटम जो है, साइज ऑफ एटम उसका रेंज क्या होता है? 10 टू पावर -10 के समथिंग होता है। क्या 10 टू पावर -10 के समथिंग होता है? ठीक है। और स्केल ऑफ फैक्टर है क्या? 10 टू पावर 10। अब भाई जो ओरिजिनल साइज है एटम का वो तो इस रेंज में होता है। अगर तुम इस एटम के ओरिजिनल साइज को स्केल अप कर दो इस फैक्टर से तो कितना आ जाएगा? स्केल अप कर दो मतलब इस फैक्टर से क्या कर दो? सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर -10 क्या आया? सिंपल क्या आया? 1। क्या आया? 1 आया। तो ये क्या आया? 1 मीटर आया। तो स्केल अप करने के बाद जो साइज ऑफ एटम है, स्केल अप करने के बाद जो साइज ऑफ एटम है वो 1 मीटर आया। साइज ऑफ एटम क्या आया? 1 मीटर आया। अब तो भाई जो टिप है, मान के चलो, क्या यहां से अभी पता लगा ना, स्केल अप कर दिया, तो जो टिप है क्या है? टिप है। ये रहा टिप, ये रहा क्या? टिप, ये रहा क्या? टिप। कितना स्केल अप किया? 10 टू पावर 10 स्केल अप किया। और जब अज्यूम किया साइज ऑफ एटम तो लास्ट में जाके क्या आया? 1 मीटर आया। तो 1 मीटर क्या है? स्केल अप होने के बाद आया। तो ये जो साइज है 1 मीटर का, लेट्स अज्यूम दिस इज द साइज आफ्टर द स्केल अप। अज्यूम क्या? आफ्टर द स्केल अप ही है ना। तो स्केल अप करने के बाद जो है, मान लो दिस इज द टिप, दिस इज द टिप। तो स्केल अप करने के बाद जो आया, मान लो इसका साइज आया क्या? 1 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, स्केल अप करने के बाद जो आया, ये एटम का साइज मान लो दिस इज 1 मीटर। लेकिन वो तो ओरिजिनल साइज पूछ रहा है, लेकिन वो तो ओरिजिनल साइज पूछ रहा है। तो यहां पे मान के चलो आपका क्या है? न्यूक्लियस। यहां पे मान के चलो आपका क्या है? न्यूक्लियस, एटम है यहां पे। तो एक रफ पूछ रहा है, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है रफ साइज बताओ एटम का। तो उसका रफ साइज कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे कि रफ साइज ऑफ एन एटम वो कितना होगा? वो उतना होगा, मान लो एक एटम रखा हुआ है एक स्फीयर के बीचों बीच में, और उस स्फीयर का डायमीटर है 1 मीटर। तो इतना छोटा है ये क्या? आपका एटम। और ये क्या है? आपका टिप। तो देख लो टिप से कितना छोटा है। तो यही क्या है? यही है आपका कैलकुलेशन, यही है आपका साइज ऑफ द एटम एज कंपेयर टू द टिप when we are scaling up by a factor 10 to the power 10। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। क्या ये समझ में आ गया होगा? अब इसके बाद देखो भाई, अब ये तो मैंने अब तक आपसे बात की किस्म की, कैसे स्मॉलेस्ट साइज निकालोगे, कैसे लार्जेस्ट साइज निकालोगे, कैसे दूरी निकालोगे, हाँ कैसे नजदीकियां निकालोगे। नजदीकियों से बड़े खुश हो गए होगे। नजदीकियां निकालने से कुछ ना होता, नजदीकियां बढ़ानी पड़ती है। क्या? नजदीकियां बढ़ानी पड़ती है, निकालने से थोड़ी होगा। कैलकुलेट करोगे कि नजदीकियां तो एक क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। तो भावनात्मक चीज है वो। तो उस नजदीकियों से इस नजदीकियों को रिलेट मत करो।
ध्यान दो, फालतू की बात सुनने बैठ जाते हो। नहीं तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं? देखो, अब कुछ यूनिट्स हैं क्या, अब तक जो जैसे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ यूनिट्स हैं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए डिफाइन की गई हैं। वो यूनिट्स कहाँ से आई, उनका डेरिवेशन क्या है, किस साइंटिस्ट ने डिराइव की, कोई मतलब नहीं, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे लिख रहा हूं याद करने की चीज है। क्या याद करने की चीज है? क्योंकि वो तो एक नंबर है। क्या एक नंबर है, और नंबर आपको याद करना पड़ेगा। वैसे ये जो नंबर है जनरली, ये तो जनरल नॉलेज के लिए मैं अभी लिख दे रहा हूं, लेकिन ये जो नंबर है जनरली अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ना एग्जाम में, तो वो दे के रखते हैं कि द यूनिट ऑफ दिस इज दिस वन, इसका वैल्यू ये है, जनरली दे के रखते हैं। किस्मत आपकी खराब हुई तो नहीं देंगे, इसलिए याद कर लेना, ठीक है। देखो, तो कुछ यूनिट्स हैं डिस्टेंस के लिए, वो मैं लिख रहा हूं यहां पे। एक होता है फर्स्ट इज 1 फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू की पावर -15 मीटर। 1 फर्मी जो है 10 टू की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। दूसरा 1 एंगस्ट्रॉम, ये तो मैंने अभी बताया था, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 टू की पावर -10 मीटर के बराबर। तीसरा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जहां एस्ट्रोनॉमिकल की बात होती है ना, वहां पे ये काम करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो मैं लिख दे रहा हूं। देखो ये नंबर है, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये होता है, यहां लिख दे रहा हूं 1.49 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, ठीक है। और ये सर इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है, मतलब ये नाम कैसे रखा गया? देखो बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, ये एक डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। क्या कैसे निकाली थी उस पर अभी ध्यान मत दो, बस ये ध्यान रखो, दिस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। यहां मैं लिख दे रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसके बाद आता है आपका लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, जैसे कि पता लग रहा है लाइट एंड ईयर। इसकी वैल्यू लिख देता हूं पहले, तो फिर मैं निकाल के भी बता दूंगा कि लाइट ईयर का मतलब क्या है। देखो बेसिकली लाइट ईयर का मतलब ये है कि जो लाइट है वो एक साल में कितना दूरी तय करेगी। लाइट जब भागती है, लाइट जब दौड़ती है, आपको पता है ना लाइट की स्पीड बहुत तेज है। कैसे तेज है, कितनी है, वैल्यू क्या आएगा, वो उस पर ध्यान मत दो, आगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे, आएगा, सब चीज आएगा धीरे धीरे। अभी के लिए पचा के रखो, क्या करो, अभी के लिए पचा के रखो। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू जो है वो है आपकी 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस, मैं लिख दे रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। इन 1 ईयर मतलब लाइट एक साल में जितना दूरी तय करेगी उसकी वैल्यू है क्या, 1 लाइट ईयर के बराबर। उसकी वैल्यू है क्या, 1 लाइट ईयर के बराबर। कैसे निकाली? अरे वैसे आगे आने वाले चैप्टर में आपको पता लग जाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं 8th 9th नहीं तो 10th क्लास में शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पचा लो, छोटा सा फॉर्मूला है, लिख रहा हूं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मतलब स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है उसी को यहाँ वेलोसिटी बोलते हैं। लाइट की स्पीड होती है क्या, 3 इंटू 10 टू पावर 8। कहाँ से आई, कैसे आई, वो अभी ध्यान मत दो, ठीक है, इधर ध्यान दो।
3 इंटू 10 टू द पावर 10। और डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस निकालनी है कि एक लाइट ईयर में जो लाइट है कितना ट्रेवल करेगी, वही वैल्यू होगी। तो टाइम कितना है? 1 ईयर की बात हो रही है। टाइम कितना है? 1 ईयर की बात हो रही है। ऐसा यूनिट बताया था, ईयर वियर नहीं लेते हैं ऐसा यूनिट में। क्या लेते थे ऐसा यूनिट में? अगर टाइम की बात होती है तो ऐसा यूनिट में क्या लेते हैं? सेकंड लेते हैं। तो 1 ईयर को सबसे पहले क्या करोगे? सेकंड में कन्वर्ट करोगे। देखो कैसे, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं सर, और 365 डेज 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, जो दो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। और जो ये डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। बस एक होता है 1 पारसेक। क्या होता है? 1 पारसेक। ये पारसेक क्या है अभी मैं बता देता हूं। पहले मैं वैल्यू लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू है 3.08 इंटू 10 टू की पावर 16 मीटर। 10 टू की पावर 16 मीटर। देखो डेफिनेशन बता दूं मैं पारसेक की, क्या डेफिनेशन होगी? पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सब्सटेंस एंड एंगल 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, 1 आर्क सेकेंड मतलब पारसेक का मतलब क्या है? देखो मानो ये क्या है आपका अर्थ, ये क्या है आपका अर्थ, और ये घूम रहा है किसके चारों तरफ? सन के। अर्थ आपका घूम रहा है किसके चारों तरफ? सन के। ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है। तो अर्थ ऐसे घूम रहा है, रफली सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। रफली बोल रहा हूं, एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा कि सर्कुलर, इलिप्टिकल होता है थोड़ा। तो ये रफली मान लो कि सर्कुलर ऐसे सन के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो घूम रहा है, जो ये ट्रेजेक्ट्री है, ये जो पाथ है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब चला इस पाथ पे, ये जब चला इस पाथ पे, ये सेंटर से जब 1 आर्क सेकंड चला, जब ये यहां से 1 आर्क सेकंड चला, क्या 1 आर्क सेकंड चला, तो 1 आर्क सेकंड में यहां से और यहां तक जो इसने क्या दूरी तय की, 1 आर्क सेकंड में, 1 आर्क सेकंड क्या है? एंगल है। 1 आर्क सेकंड क्या है? एंगल है। तो 1 आर्क सेकंड एंगल पे जितनी उसने दूरी तय की अपने ऑर्बिट पे, 1 आर्क सेकंड में पृथ्वी ने अपने ऑर्बिट में जितनी दूरी तय की है उसे क्या बोलते हैं? पारसेक। क्या बोलते हैं? पारसेक। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बेल बज गया था, कोई नहीं। तो मैं कहा था, पार्क सेकंड की बात कर रहे थे अपन कि 1 पार्क सेकंड की वैल्यू जो होती है वो होती है इतने मीटर। कैसे निकाली गई? ऐसे निकाली गई कि अर्थ अपने ऑर्बिट पे जब 1 आर्क सेकंड एंगल ट्रेवल कर लेगा, अर्थ अपने ऑर्बिट पे जब 1 आर्क सेकंड एंगल ट्रेवल कर लेगा, तो जो वो डिस्टेंस होगी, क्या जो वो डिस्टेंस होगी, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया इन 1 आर्क सेकंड इन दैट ऑर्बिट, तो वो डिस्टेंस ही क्या है? 1 पार्क सेक के बराबर है। वो डिस्टेंस ही क्या है? 1 पार्क सेक के बराबर है। समझ गए? देखो अब तक हमने क्या बात की? हमने दूरियों की बात की, दूरियों की बात की और नजदीकियों की भी बात की। कितना दूर चंदा मामा, कितना पास, क्या गलत नहीं समझने का, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। क्या मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं? उस मॉलिक्यूल में भी एटम्स की बात कर रहा हूं। क्या इतने पास पास एटम्स होते हैं ना एक मॉलिक्यूल में। तो नजदीकियों की बात कर रहा हूं, कहीं दूर से रिलेट ना करने का, क्या ना करने का। तो क्या बात कर रहा था मैं? चंदा मामा हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। तो अब तक बात की क्या? डिस्टेंस की। किस चीज की बात की? डिस्टेंस की, दूरियों की बात की। किसकी? दूरियों के डिस्टेंस की बात की। लेकिन तो ये जो अब तक बात हुई है सर, आपने जो स्टार्टिंग में बेसिक जो यूनिट बताई थी ना, वो 3 यूनिट बताई थी।
पहली क्या थी? लेंथ, दूसरा था मास और तीसरा था टाइम। तो आपने अब तक केवल लेंथ पे बात की है। क्या? आपने अब तक लेंथ पे बात की है, लेकिन इसके बाद आएगा क्या? मास। अब बात करेंगे वजन की। क्या? वजन की। चंदा मामा की दूरी तो देख ली, क्या सर कुछ ऐसा जुगाड़ है कि चंदा मामा का वजन भी पता लग जाए? क्या ऐसा जुगाड़ है? अरे फिजिक्स है ये ब्रो, ये साइंस है। साइंस में तुम चंदा मामा का वजन भी निकाल लोगे, पृथ्वी का वजन भी निकाल लोगे, जिसका चाहोगे उसका वजन भी निकल जाएगा। जब दूरी पता चल गई, जब हम दूरी तय करके वहां पहुंच ही गए, तो वजन निकालने में क्या है? क्या वजन निकालने में क्या? अब दूरी पता लगी तो वजन भी निकल जाएगा, है। धीरे धीरे पता भी लग जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा कि कितने टाइम में पहुंच जाएंगे। समझ गए? तो दूरियां नजदीकियों की बात करते हैं, क्या? खत्म। चलती रहेगी आगे तक, लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं? खत्म। अब बात करेंगे वजन की। इससे आगे जो बात होगी वजन की बात होगी, मास की बात होगी, एम केजी मास की बात होगी। लेकिन आज नहीं, आज बहुत टाइम हो गया ना। आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे और वजनों की बात करेंगे, भारी बात करेंगे। क्या? भारी। हल्की भी बात करेंगे, चिंता मत करो, पृथ्वी का वजन ही नहीं निकलवाऊंगा, एटम मॉलिक्यूल के वजन की भी बात करेंगे। क्या? नेक्स्ट लेक्चर में। क्या? नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए चलते हैं। होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। कोई समस्या है तो डिस्कस कर लेना। क्या? डिस्कस कर लेना कि सर अगर फास्ट चल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करवानी है, डिस्कस कर लेना, विल रिजॉल्व। हाँ, चलो अभी के लिए बाय बाय।